अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के मुखिया का चेहरा बदल गया है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने के बाद मनोहर लाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है। ये गठबंधन लोकसभा में सीट बंटवारे को लेकर टूट गया। जेजेपी बीजेपी से 2 लोकसभा सीट मांग रही थी, जबकि बीजेपी एक भी सीट देने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद मनोहर लाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। मनोहर लाल के पद छोड़ने के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने 2 पर्यवेक्षकों अर्जुन मुंडा और तरुण चुग को चंडीगढ़ भेजा था। बैठक में नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बैठक के बीच में अनिल विज अचानक बीजेपी विधायक दल की बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। अनिल विज एक प्राइवेट गाड़ी में बैठकर निकल गए। नायब सैनी की पहचान ओबीसी नेता की है और पार्टी जाहिर तौर पर उनको चेहरा बना आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ा सियासी दांव चल रही है। तो वहीं कांग्रेस ने इस पूरे सियासी घटना को मनोहर सरकार की नाकामी से ध्यान भटकाने का हथकंडा बताया है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि वक्त है बदलाव का। भाजपा जजपा का ये जोड़ तोड़ का ड्रामा जनता को एक बार फिर से बरगलाने की कोशिश है। तो वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में जो कुछ हो रहा है वह इसलिए हो रहा है क्योंकि जनता ने बदलाव लाने का फैसला कर लिया है। जनता राज्य में मौजूदा सरकार से परेशान थी। अभी पहले पूरा घटनाक्रम जब हो जाएगा उसके बाद इस पे विस्तार से हम अपनी बात कहेंगे। लेकिन जो हरियाणा में जो सब हो रहा है वो हरियाणा के जन भावना के दबाव में हो रहा है और हरियाणा की जन भावना जनता ने मन परिवर्तन का बना लिया है। हर वर्ग इस सरकार से नाराज है, निराश है और हरियाणा के जन जन से यही आवाज़ आ रही है कि हरियाणा में बदलाव तय है। अब ये जो सब हो रहा है उसी के दबाव में हो रहा है। हरियाणा में जिस तरह बीजेपी ने सीएम बदल दिया उससे विपक्ष के आरोपों में दम दिखता है। अगर बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर से बचना है तो नए सीएम के सामने कम समय में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती होगी। सीएम रिपोर्ट। तो बता दें कि हरियाणा में लगातार सियासी उठापटक देखी गई। किस तरह से सुबह से तमाम तरह के अपडेट सामने आते रहे। इसके बाद खबर आ गई कि सीएम मनोहर लाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद नए सीएम के नाम पर भी मुहर लग गई। बता दें आपको कि लगातार इस पर चर्चा जारी थी। बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और इसके बाद नए नाम का ऐलान कर दिया गया। नायब सैनी का नाम को सामने लाया गया। 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। बता दें आपको कि लगातार देखा जा रहा था किस तरह से हरियाणा में सियासी उठापटक जारी थी। बीजेपी और जेजेपी में लगातार देखा जा रहा था कि तमाम तरह के अटकलें सामने आ रहे थे। बीजेपी 10 सीटों पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो वहीं जेजेपी की ओर से 2 सीटों की मांग की जा रही थी। लेकिन इसी बीच खबर सामने आई कि मनोहर लाल की ओर से सीएम पद से इस्तीफा दे दिया गया। नायब सैनी के नाम को प्रस्तावित कर दिया गया। थोड़ी देर में शपथ लेने की भी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि नायब सैनी के बारे में अगर आपको हम बताएं तो 2016 में हरियाणा में सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं वो। इसी के साथ ही आप बता दें आपको कि नायब सैनी काफी खास है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी से लंबे समय से वो जुड़े हुए हैं। नायब सैनी मुख्यमंत्री के लिए इस वक्त उनका नाम सामने आया है। इसी के साथ ही 5 बजे उनका शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। गठबंधन टूटने के बाद मनोहर लाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और नायब सैनी का नाम बीजेपी की ओर से सामने लाया गया है। बता दें आपको कि लगातार देखा गया था किस तरह से सुबह से तमाम तरह के नामों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन फाइनल नाम जो आया वो नायब सैनी का आया। ओबीसी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, वो सैनी समुदाय से आते हैं और इसको लेकर अब कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ओबीसी को लेकर बड़ा दांव चल दिया है चुनावों के मद्देनजर
और अब देखना होगा कि बीजेपी जिस तरह का अपना ये रणनीति चलती हुई नजर आ रही है, इसका क्या कुछ परिणाम होगा। लेकिन इस वक्त की ये अहम खबर है कि सीएम मनोहर लाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया और इसके बाद तुरंत कुछ देर में बैठक की गई बीजेपी विधायक दल की, जिसके बाद नायाब सैनी का नाम सामने आया। बता दें आपको 2014 में वो राजनीति में सामने आए, इसी के साथ ही 2016 में हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे। नायाब सैनी बेहद खास चेहरा बताए जाते हैं हरियाणा की राजनीति का, वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और इसी के साथ ही अब सीएम पद के लिए शपथ भी ले लेंगे। बता दें आपको नायाब सैनी ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है और ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से ओबीसी दल को साधने की, ओबीसी वर्ग को साधने की ये बड़ी कोशिश की गई है और इसी के वजह से उनके नाम को लेकर चर्चा हो रही थी और अब उनके नाम पर मुहर लगा दी गई बीजेपी के विधायक दल की बैठक में, जिसमें कहा गया है कि नायाब सैनी को शाम 5 बजे शपथ दिलाई जाएगी सीएम पद की। बता दें आपको कि जेजेपी बीजेपी का गठबंधन जो था वो लगातार जूझ रहा था, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की ओर से सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही गई। जेजेपी 2 सीटों की मांग कर रही थी लेकिन सहमति नहीं बनी, गठबंधन टूट गया। इसी के साथ ही अब नए चेहरे का ऐलान भी कर दिया गया है और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर, जेजेपी संजय कबलाना भी जुड़ेंगे हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और पहला सवाल मेरा प्रदीप जी आपसे ही है कि इतना बड़ा हरियाणा का जो ये सियासी घटनाक्रम हुआ है, इसको कैसे देखा जाए। देखिए सियासी घटनाक्रम तो ये तो होते रहते हैं, घटनाक्रम के जिम्मेदार जो लोग हैं उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और इतनी बार जो घटना हुई ये घटना की जिम्मेदारी उन्हें लेनी भी चाहिए जी। हम तो स्वच्छ दिल से और साथ अच्छे मन से साथ सदैव रहना और चलना पसंद करते हैं और रहेंगे भी। ठीक है, जेजेपी के साथ हमारा एक 9 साल का कार्यकाल रहा, नहीं बात बनी तो रास्ते अलग अलग हो गए। जो रास्ते शांतिपूर्ण अच्छे से हो जाए उससे अच्छी बात ही नहीं है। लेकिन जनता के मन में तो तमाम तरह के सवाल आते हैं, क्योंकि लगातार 4 साल से ज्यादा आपकी सरकार चली, उसके बाद चुनाव से थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं, तो इसके लिए तो सवाल बनते हैं सर। हाँ नहीं बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सवाल तो बिल्कुल बनते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को चेंज किया गया, ये परिवर्तन भाजपा का है, क्योंकि भाजपा में कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बन सकता है, ये चीज लोगों को समझनी पड़ेगी और वो हट भी सकता है। और बड़े प्रदेश के बड़े उदाहरण है, चाहे उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश चले जाइए, चाहे राजस्थान चले जाइए, ऐसा कुछ नहीं। ये भाजपा है और भाजपा को समझना और चलना बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से होता है। और भाजपा में देखिए सब कार्यकर्ता के रूप में ही काम करते हैं, तो यहाँ राजा रानी या राजा का बेटा या राजकुमार का बेटा यहाँ सिस्टम नहीं है सभी। तो यहाँ तो प्रकार से है। देखिए आदरणीय मनोहर जी को हटाया गया तो देखिए बहुत शांति और अच्छी तरीके से, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव का उन्हें आदेश किया गया लड़ने के लिए, और वो जो लड़ेंगे उसको, और एक नई शुरुआत और एक नया सवेरा हो रहा है नई चीज के साथ। हम उसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय सैनी जी इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा काम करेंगे और खट्टर जी जो काम अधूरे छोड़े उनको पूरा करेंगे। ये दिखाता है कि देखिए किस तरीके से सत्ता में जनता और सत्ता में सरकार बदलती है, शांतिपूर्ण किस तरह चलती है, चीज दर्शाती है। ये सीख है औरों के लिए। ठीक है, मैं श्रीकांत जी से एक सवाल करना चाहती हूँ कि जिस तरह से अब राजनीति ने तुरंत एकदम से बदलाव लिया है, इसको लेकर हरियाणा की जो राजनीति है वो किस तरह की नजर आने वाली है। देखिए जेजेपी की बात नहीं, हमारे भाजपा के कुमार श्रीकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपसे मेरा सवाल है कि हरियाणा में जो इतना बड़ा ये बदलाव हुआ है, इससे अब हरियाणा की राजनीति में किस तरह का जो रुख है वो आने वाला है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरीके से मनोहर लाल खट्टर को लेकर हरियाणा में इस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी बन रही थी, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से जाट आंदोलन हो या अलग अलग आंदोलनों की हवा बह रही, और जिस तरीके से आप समझिए कि कहीं ना कहीं पार्टी के साथ साथ संगठन के काम में अरुचि दिखाने वाले मनोहर लाल खट्टर को अगर साइडलाइन किया जा रहा है, और एक वैसे
व्यक्ति को लाया जा रहा है, जो व्यक्ति ग्रास रूट से जुड़ा हुआ है, जो एक ओबीसी कोटे से आता है, सैनी समाज से आता है। और ये सैनी समाज न केवल हरियाणा में बल्कि राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा वोट बैंक है ओबीसी के तहत। तो अगर उसको लाया जा रहा है और पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को बदला जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सब 24 के लिए तो हो ही रहा है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को एक तरीके से बार्गेनिंग करने की स्थिति में ला रही थी या अपनी चीजों को मनवाने के लिए मुझे लगता है कि सत्ता का लोभ और लालच ले रही थी, बीजेपी ने फ्रंट फुट पे आकर खेला है। और बीजेपी को बेहतर पता है कि हमें किस तरीके से अगर सीएम बदलना पड़े और हमें पूरी कैबिनेट को इस तरीके से बदलना पड़े तो हम उसमें भी आपदा में अवसर कैसे ढूंढ सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी कवायद और ये खबरें हैं कि मनोहर लाल खट्टर को पिछले 7 दिन पहले ये सारी चीजें पता थी और मनोहर लाल खट्टर आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से आप ये समझिए कि शिवराज सिंह चौहान को सीएम के पद से हटाकर एक नया फेस लाया गया, एंटी इनकम्बेंसी को दस्ता बताया गया, उसी तरीके से मनोहर लाल खट्टर को साइडलाइन करके फिर उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाकर कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति में उनको डाला जाएगा। और दूसरी चीज महत्वपूर्ण ये भी है कि मनोहर लाल खट्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो ईमानदार आदमी थे और उनकी राजनीति उतनी बेहतर नहीं है राजस्थान हरियाणा में। क्यों? क्योंकि देखिए पूरा हरियाणा जो है, लेकिन यहाँ पर ये सवाल बनता है कि सरकार को 4 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, उसके बाद ये कहना कि खट्टर उतने बेहतर सीएम नहीं थे, ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये समझिए 4 साल के बीच बीजेपी ने इतने तल्ख तेवर भी नहीं अपनाए थे ना जी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि मनोहर लाल खट्टर को लेकर लगातार चीजें चल रही थी। आप जाट आंदोलन को कवर नहीं कर पाते हैं, बागी नेताओं को साध नहीं पाते हैं, जातिगत वोट बैंक को साध नहीं पाते। और जिस तरीके से अब ये समझिए विपक्ष एक साथ खड़ा हो रहा है और उसमें कोई बड़ी सेंध नहीं लग रही है। दूसरी चीज आप देखिए कि बीजेपी ने हरियाणा में कहीं ना कहीं गैर जाट वोट बैंक के कारण ही बीजेपी आगे आई है और उसने बेहतर प्रदर्शन भी किया है। और जब राव इंद्रजीत सिंह चले जाते हैं, जाट वोट बैंक की बात आती है, तो कहीं ना कहीं ओबीसी और गैर जाट वोट बैंक को साझे रखने के लिए, अपने साथ जमाए रखने के लिए बीजेपी अगर ऐसा सब कुछ कर रही है, यानी कि सीएम भी बदल रही है, बीजेपी को साइडलाइन भी कर रही है और 10 लोकसभा सीटों के लिए तैयारी भी कर रही है, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर चाल है बीजेपी की। और इसमें भी नीति निहायत सब देखने पड़ेंगे कि आखिर वो मनोहर लाल खट्टर का सेकंड यूज क्या होगा। क्या वो राज्य को छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में आएंगे? क्योंकि आप समझिए महज एक दिन पहले ही द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर, मनोहर लाल खट्टर को लेकर नरेंद्र मोदी ने कितनी उनकी तारीफ की थी और कहा था कि दरी बिछाने से लेकर स्कूटर मतलब एक अपना इतिहास बताया कि दोनों के बीच संबंध कैसे रहे, दोस्ताना। तो इसीलिए अब कवायद ये लगा जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जिसकी तारीफ कर देते हैं। प्रदीप जी के पास आती हूँ। प्रदीप जी, खबर है कि अनिल विज बीजेपी दल की जब बैठक हो रही थी उससे नाराज होकर चले गए और अब वो शपथ ग्रहण में भी नहीं आ रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, नाराज नहीं है अनिल विज जी। अनिल जी बहुत वरिष्ठ है, कार्यकर्ता है भाजपा के और वो सब चीजें समझते हैं। रही नाराजगी की बात, अगर नाराजगी भी है तो बड़े वरिष्ठ है, राजस्थान की सरकार में बहुत लंबे टाइम से वो माननीय गृह मंत्री रहे और वो तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। पूरी उम्र भाजपा को दे दी, संघ को दे दी उन्होंने, तो नाराज ऐसा नहीं है, मुझे नाराज नहीं हुआ करते। और लेकिन वो बैठक से तो निकल गए थे। बैठक से निकलना तो काम हो सकता है, दिल्ली बुलाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। मतलब मुख्यमंत्री का चयन हो रहा है, उससे जरूरी क्या उस वक्त उनको क्या हो सकता है? और देखिए नाराजगी, देखिए जब सहमति केंद्र समिति को करनी होती है, जो राज्य समितियां करती है केंद्र समिति को भेजती है चीजें, और केंद्र समिति में आदरणीय विज साहब उसमें थे और उनकी सहमति सब चीजें हुआ है, क्योंकि वो राजस्थान की राजनीति को बहुत लंबे टाइम से जानते हैं और बहुत लंबे वर्ष तक संघर्ष करा है सरकार लाने के लिए हरियाणा के। तो मैं समझता हूँ ये सब निर्धार बातें हैं, इनमें नहीं जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि राजनीति में बदलाव होते रहते हैं, लेकिन विपक्ष आप पर एक और आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि मनोहर लाल की नाकामियों को छिपाने के लिए आपने इस वक्त उनसे इस्तीफा ले लिया है।
देखिए विपक्ष का तो उस पर कोई काम तो है नहीं, विपक्ष बेरोजगार है तो जो तो पुरानी बातें दोहराना काम है उसका। और ये सवाल इसलिए भी बन रहा है सर क्योंकि लगातार सरकार चलती आ रही थी और अचानक से जब चुनाव करीब है, लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, विधानसभा चुनाव को भी ज्यादा समय नहीं बचा है, उसके बाद विपक्ष का ये आरोप है और इस तरह के तमाम जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। मैं कहता हूँ ये नाकामियां गिना रहे हैं, जरा कभी जाके अम्बाला सिटी या पंचकुला जो छोटे छोटे जिले हैं, रोहतक हैं, जरा एक बार देख के तो आइए क्या विकास हुआ है जी। आप जब एंट्री करते हैं दिल्ली से हरियाणा के लिए तो एक बार देख तो लीजिए, पूरे हाईवे पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए और कानून व्यवस्था किस तरह होती है, किस तरह चलती है, वो पूरी पे काम किया है। क्या हरियाणा में कितनी गैंगवार थी कभी बताया? कभी हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र जी लड़ते रहे अपने भाई अपने और अपनी जेब के लिए, उन्होंने क्या करा? अम्बाला कैंट जैसा एरिया जहाँ पे बहुत पीसफुल और बहुत शांतिपूर्ण है, उसका क्या दिया? क्या आज वहाँ नेशनल लेवल का स्टेडियम है जो खुद जिस साहब ने बनवाया अपने फंड से? तो आप अगर हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा पंजाब से बहुत आगे इस समय विकास में भी और हाईवे में भी। देखिए ना, आप जब दिल्ली से आप जब हरियाणा एंट्री करते हैं, यहाँ से लेकर चंडीगढ़ तक नॉन स्टॉप ब्रिज बने हैं, तो क्या वो विकास नहीं है? क्या बोलने के लिए बहुत कुछ है। कभी आज तक इन्होंने अभी कभी अपने कभी सरकार की व्याख्या गिनाते कभी ये केवल कमियां निकालने काम है। वही तो कह रहा हूं, आज इतने हाईवेज या जो प्रगति के पथ पे चल रहे हैं हम लोग, विपक्ष क्यों बोलेगा? अगर विपक्ष अच्छा बोलेगा तो जनता कहाँ सुनेगी? आज देखिए एक छोटी सी वीडियो देख रहा था, माफी चाहता हूँ मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए, कि आज श्रीनगर तक, दिल्ली से श्रीनगर नॉन स्टॉप आप स्विट्जरलैंड जैसे घूमने के दृश्य देख सकते हैं। आज वो काम करके दिखाया जो असंभव था। आपने क्यों नहीं कर लिए 60 वर्षों के अंदर? क्या आप सरकार में नहीं थे या प्रगति नहीं चाहते थे? क्या है, केवल एक नियत चाहिए काम करने के लिए। केवल ये है कि भाई फलाना नाराज हो जाएगा, ढिमकाना नाराज हो जाएगा। पता ही है पंजाब में अगर मुख्यमंत्री चेंज कर तो इन्हें क्या मिला? रेत माफिया मिला जो कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, क्या मिला? आप देखिए ना, हरीश रावत जैसे लोग जब हटाए गए तो किस तरह विरोध से खड़े हो गए थे। ठीक है सर। श्रीकांत जी, यहाँ पर एक सवाल ये है कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी ने अब ओबीसी का बड़ा चेहरा सामने लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन जाट समुदाय जो है वो बीजेपी से खासा नाराज है, उसको साधने के लिए बीजेपी क्या कुछ कर सकती है? मैं बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, ये आप ना प्लीज देखिए, हमारे यहाँ ना भाजपा में ये ओबीसी बैकवर्ड हम सब ये सब ना करते ना, हमारे संगठन में चलता है। ये दृष्टि आपकी हो सकती है। सर, जाट आंदोलन हुआ था बीजेपी से, जाट समाज नाराज है या नहीं? आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? कौन नाराज है? महिलाओं का मुद्दा था, महिला पहलवानों का मुद्दा था, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कौन नाराज है कौन नाराज नहीं है, सरकार को उससे या केंद्र सरकार को या भाजपा को कोई लेना देना नहीं है। मगर भाजपा संगठन में ओबीसी एससी ये सब नहीं चलता है, या सामान्य कार्यकर्ता के हिसाब से काम करते, ये आपकी एक व्यू हो सकता है, मगर मैं इस व्यू को नहीं पाता हूं जी। तो यहाँ पर सवाल ये लगातार बना हुआ है ना सर, क्योंकि अगर हम बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की तो वहां पर जो जाट समुदाय है वो अपना वर्चस्व रखता है, लेकिन बीजेपी का फोकस जो नजर आ रहा है वो पिछड़ों की राजनीति पर नजर आ रहा है। नहीं, अगर मेरे किसी प्रवक्ता ने या किसी मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता ने या मेरे किसी नेता ने अगर ये बात कही हो कि नहीं हमने ओबीसी इसलिए बनाया है कि हमें ओबीसी वोटों के लिए हमने अगर ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया, तो मैं एक बात को सहमत हो सकता हूँ। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट कहीं ना तो दी गई है, चाहे आप राजस्थान भी आपने चलाया, आपने मध्य प्रदेश भी चलाया और राज्य भी दिखाए, तो इसमें सीजन नहीं आप संगठन की तरफ जोड़ सकते। आपका निजी राय हो सकती है, मगर संगठन की राय नहीं है कि ओबीसी या बैकवर्ड या ये नहीं, हमारे यहाँ ना तो कभी सिखाया गया ना चलते हैं। ठीक है, तो जाट समुदाय को साधने के लिए बीजेपी क्या कुछ करने वाली है, अब ये सवाल है सर। देखिए, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं जी, और एक भारत श्रेष्ठ भारत में जो लोग धर्म जात से बांट के राजनीति करना चाहते हैं उन्हें कर दे दीजिए। हमें नहीं सिखाया गया हमें धर्म जात बांट के या राजनीति करनी है। हमारे यहाँ तो मुस्लिम समुदाय के आज बहुत भारी भरकम बहुत कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता है जो अन्य समुदाय से, तो ये थोड़ी ना हमारे साथ नहीं बैठते या साथ भोजन नहीं करते। हमारे सह भोज का कार्यक्रम होता है, साथ बैठकें होती है, मगर ये सब नहीं होता है जी। ना कभी आप सुनेंगे भी इस तरीके से। जिस दिन भाजपा में चीजें चालू हो जाएंगी, भाजपा बिखर जाएगी, जो आज कांग्रेस का हाल है। ठीक है, आम जनता की पार्टी इसलिए आज जुड़ी हुई है, मजबूत खड़ी है। कुमार श्रीकांत जी, अब क्योंकि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है, ऐसी स्थिति में जेजेपी कहां पर नजर आ रही है अब आपको?
देखिए, पहली बात तो जो मेरे मित्र कह रहे थे, जी जाहिर सी बात है कि सब भोजन होता है, उसमें सभी लोग होते हैं, लेकिन उसमें बिस्लरी नेताओं के लिए अलग से आती है और थालियां नेताओं के लिए अलग होती है, उनका भोजन अलग होता है। वो केवल फोटो खिंचवाने के लिए साथ में बैठकर भोजन कर लिया जाता है, लेकिन दिल नहीं मिल जाए। मैं बीजेपी की बात करूंगा, लेकिन ये भी आप समझना है कि अगर ऑल इज वेल की स्थिति में इस वक्त बीजेपी है हरियाणा में, तो विज साहब तो नाराज होकर चले जाते हैं। जी अलग अलग 3 और जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं जिनके इस्तीफे की चर्चा चल रही है, वो क्यों कह रहे हैं कि आपने हमसे इस्तीफा तो ले लिया, लेकिन हमें अब इससे बेहतर पद चाहिए। तो इस वक्त आपके बीजेपी के ही विधायक आप लोगों को एक तरीके से अलग अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे बेहतर महकमा की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? दूसरी चीज आप ये समझिए कि बीजेपी ये बेहतर समझती है और ये जानती है कि जाट वोट उसे लोकसभा में तो भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है जी, लेकिन जहां बात विधानसभा को लेकर है, विधानसभा में जाट भरपूर मात्रा में वोट नहीं देते और वो 20 से 25% से ज्यादा वोट नहीं देते। और ये जाट वोट पर बीजेपी भी है और कांग्रेस भी इसी पर है। अब सवाल ये है कि क्या एक मुश्त जाट वोट मिलने के बाद भी कोई सत्ता में आ सकता है? ऐसा संभव होता हुआ नहीं दिख रहा। अगर पिछले चुनाव की विधानसभा चुनाव की दृष्टि से देखा जाए तो तकरीबन 70% जाट वोट कांग्रेस और बीजेपी में बटे, लेकिन उसके बावजूद भी वो सत्ता की चाबी उनके पास नहीं रही। देखिए, एक और चीज है, जब हम हरियाणा पर बात करते हैं और हरियाणा की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम जब लैपटॉप पर बैठ के कोई आर्टिकल लिखने की कोशिश करते हैं तो सीधे हमारे लैपटॉप में 4 उंगलियां चलती हैं और सीधे लिख दिया जाता है जाटलैंड। यानी क्या हरियाणा केवल जाटों का है? क्या केवल पूरे हरियाणा में हरियाणा केवल जाटों का नहीं है सर। यहाँ पर बात हो रही है कि किस क्षेत्र में कौन से ग्रुप का ज्यादा वोट शेयरिंग होता है, कौन सा ऐसा वर्ग होता है जिसका वोट प्रतिशत प्रभाव डालता है किसी भी चुनाव में। तो हरियाणा के जब चुनाव की बात आती है तो जाटों की बात भी आएगी। उस आधार पर यहाँ पर बातचीत हो रही है कि जिस तरह से अगर 2014 के बाद से देखा जाएगा तो बीजेपी ने तमाम बड़े जो जाटों के चेहरे हैं उनको कोई जगह नहीं दी है। उसके आधार पर उसके बाद फिर जाट आंदोलन सामने आ जाता है, उसके बाद महिला पहलवानों का मुद्दा सामने आ जाता है। इस तरह की अगर तमाम चीजें देखेंगे तो उससे ये निकलकर सामने आता है कि जाट समुदाय बीजेपी से नाराज है। तो उसको मनाने के लिए बीजेपी की ओर से क्या किया जाएगा? अगर आपको लगता है कि जाट बीजेपी से नाराज हैं, तो लोकसभा चुनाव में आखिर जाट पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को क्यों हरा देते हैं? सवाल तो ये है ना, जो खुद को जाट लैंड का नेता मानते हैं। देखिए, आप किसी भी वोट बैंक को किसी एक पार्टी की बात की बपौती नहीं कह सकते। जब लोग वोट डालते हैं और वो चाहते हैं कि सत्ता में उनका प्रतिनिधित्व हो। अब ये आप सोचिए, भले कांग्रेस इस वक्त केवल जाटवादी पार्टी हो गई है, तो क्या सत्ता में प्रतिनिधित्व हो सकता है? क्या राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम समस्या ये है कि क्या जाट इस बात को बेहतर नहीं समझते कि गैर जाट अगर भरपूर और पूरी मात्रा में बीजेपी को वोट डालते हैं और अपने विधायकों को चुनवाकर सत्ता उनके हाथ में देते हैं, तो वो सत्ता से बेदखली अगर जाटों को मिलती है तो क्या इस चीज को वो बेहतर नहीं समझते? दूसरी चीज इसमें अति महत्वपूर्ण ये भी है कि अगर हम जाट और गैर जाट को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीधे आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं जहां पर नए सीएम का शपथ ग्रहण हो रहा है। या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के। तो बता दें आपको, नायाब सिंह को हरियाणा का नया सीएम चुना गया है और मनोहर लाल की ओर से इस्तीफा दे दिया गया, जिसके बाद से विधायक कैबिनेट की बैठक में लेता हूं नायाब सिंह का नाम सामने आया हरियाणा में और वो सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर
जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी शपथ ग्रहण ले चुके हैं। आप देख सकते हैं हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी शपथ ग्रहण कर चुके हैं। बता दें आपको, हरियाणा में मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया, इसके बाद अब हरियाणा के नए सीएम आपको नजर आ रहे हैं। नायब सैनी शपथ ग्रहण कर चुके हैं। नए सीएम के तौर पर नायब सैनी को चुना गया और अब हरियाणा के नए सीएम को आप देख रहे हैं। नायब सैनी जो हरियाणा के नए सीएम के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हैं। बता दें आपको, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण की चंडीगढ़ से, जहां पर नायब सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। ये देखिए आप तस्वीरें, मनोहर लाल नजर आ रहे हैं किस तरह से वो नए सीएम को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम जाते हैं, उनके पैर छूते हैं। इसके बाद ये तमाम तस्वीरें आप देखिए सीधी चंडीगढ़ से, जहां पर नायब सैनी आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं मनोहर लाल का। बता दें आपको, आज की ये तस्वीरें जहां पर मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद नायब सैनी ने नए सीएम पद की शपथ ली है। राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कंवरपाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कंवरपाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। बता दें आपको, जेजेपी से अलग होने के बाद बीजेपी ने नई सरकार का गठन किया, जिसमें निर्दलीय विधायकों को भी चुना गया है। और ये सीधी तस्वीरें चंडीगढ़ से देख रहे हैं आप, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। सीएम पद की शपथ ले चुके हैं नायब सैनी और अब शपथ ग्रहण जारी है। मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को कंवरपाल सिंह उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये कंवरपाल सिंह नए मंत्री के तौर पर शपथ ली उन्होंने। हरियाणा में नई सरकार का गठन और आवाजें आ रही हैं पीछे से, जय श्री राम के नारे लगते हुए भी सुनाई दे रहे हैं। चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर नए मुख्यमंत्री और सीएम, पूर्व सीएम हरियाणा के मनोहर लाल बैठे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें चंडीगढ़ से, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह और एक साथ बैठे हुए पूर्व सीएम और नए सीएम। इसी के साथ ही माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री मूलचंद शर्मा
की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अतः मैं श्री मूलचंद शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य की श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो कि विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा या मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस व्यवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। अन्य व्यवस्था में मैं प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मूलचंद शर्मा मंत्री पद की शपथ लेते हुए माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री रणजीत सिंह की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री रणजीत सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। रणजीत सिंह शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। हरियाणा के नए मंत्री के तौर पर रणजीत सिंह शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा,
अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। रणजीत सिंह हरियाणा के नए मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए। हरियाणा में नई सरकार का गठन और रणजीत सिंह हरियाणा के नए मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए। रणजीत सिंह हरियाणा के नए मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में नई सरकार का गठन और मूलचंद शर्मा ने नए मंत्री के रूप में शपथ ली। रणजीत सिंह नए मंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। और शपथ ग्रहण के बाद तस्वीरें देख सकते हैं आप। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री जयप्रकाश दलाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अतः मैं श्री जयप्रकाश दलाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। जयप्रकाश दलाल हरियाणा के नए मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जयप्रकाश दलाल हरियाणा के नए मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए हस्ताक्षर करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में नई सरकार का गठन और अब जयप्रकाश दलाल ने मंत्री पद की शपथ ली।
शपथ ग्रहण की सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर जयप्रकाश दलाल ने मंत्री पद की शपथ ली है। हरियाणा में नए मंत्री शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। मूलचंद शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली, रणजीत सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली और ये आप देख सकते हैं जयप्रकाश दलाल ने मंत्री पद की शपथ ली। चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें, नई सरकार का गठन और यहां पर जयप्रकाश दलाल ने माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर डॉक्टर बनवारी लाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं डॉक्टर बनवारी लाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं डॉक्टर बनवारी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक व शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर बनवारी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बनवारी लाल नए मंत्री पद की शपथ लेते हुए हस्ताक्षर करते हुए। शपथ ग्रहण की सीधी तस्वीरें, हरियाणा में नई सरकार का गठन और बनवारी लाल ने मंत्री पद की शपथ ली। माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से आज के समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हों। तदोपरांत आप सभी जलपान के लिए आमंत्रित हैं।